मैं हूं रामनिवास सोईवाल। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय रामनिवास सोईवाल सर में। और आज अपन लेके आए सॉलिड स्टेट चैप्टर का पार्ट 8 यानी 8वां पार्ट। और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे संकुलन दक्षता की, पैकिंग एफिशिएंसी। संकुलन दक्षता, देखो अपन संकुलन दक्षता को परिभाषित कैसे करेंगे। अपन कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टल जालक में या किसी क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का वह भाग जो अवयवी कणों के द्वारा घिरा रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संकुलन दक्षता। देखो मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं। किसी क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का वह प्रतिशत भाग जो अवयवी गोलों के द्वारा, देखो अवयवी गोले बोल सकते हैं, अवयवी कण बोल सकते हैं, एक ही बात है। अवयवी गोलों के द्वारा घिरा रहता है, संकुलन दक्षता कहलाती है। संकुलन दक्षता कहलाती है। संकुलन दक्षता कहलाती है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। किसी क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का वह प्रतिशत भाग जो अवयवी गोलों के द्वारा घिरा रहता है, संकुलन दक्षता कहलाती है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि मात्रक कोष्ठिका का वह प्रतिशत भाग जिसमें अवयवी गोले उपस्थित रहते हैं, तो वह भाग ही संकुलन दक्षता कहलाती है। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, सूत्र अपन लिख सकते हैं। संकुलन दक्षता बराबर क्या लिखेंगे, अवयवी गोलों का कुल आयतन, अवयवी गोलों का कुल आयतन अपॉन क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। क्रिस्टल जालक का कुल आयतन इंटू 100। ये हो गया संकुलन दक्षता का सूत्र। अब देखो ये जो संकुलन दक्षता आएगी, ये आएगी परसेंटेज में, प्रतिशत संकुलन दक्षता, क्योंकि हमें पता है इंटू क्या है, 100 है। तो जो संकुलन दक्षता का मान आएगा वो प्रतिशत में आएगा। अब देखो हम यहाँ पे जो घनीय जालक हैं उनकी हम संकुलन दक्षता ज्ञात करेंगे। अब घनीय क्रिस्टल जालक हैं उनकी हम संकुलन दक्षता ज्ञात करेंगे। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, हमारी हेडिंग रहेगी घनीय क्रिस्टल जालकों की संकुलन दक्षता। और हमें पता है जो घनीय क्रिस्टल जालक हैं 3 प्रकार के होते हैं, यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि घनीय क्रिस्टल जालकों में 3 प्रकार की मात्रक कोष्ठिकाएं होती हैं, सिंपल, अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ सिंपल की। फर्स्ट मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सरल घनीय जालक के लिए संकुलन दक्षता। आप ध्यान से देखते जाएंगे और मेरे साथ लगातार बने रहेंगे। पहले हम ज्ञात करेंगे सरल घनीय जालक के लिए संकुलन दक्षता, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि सरल घनीय मात्रा कोष्ठिका के लिए संकुलन दक्षता। देखो हमें पता है सरल घनीय जालक
इस प्रकार का होता है। सरल घनीय जालक में जो अवयवी गोले हैं वो केवल मात्रक कोष्ठिका के कोनों पर स्थित होते हैं। देखो, कोनों के अलावा कहीं पर भी अवयवी गोला नहीं है। अब देखो इसमें आपको देखो ये जो है ये, इसको हम क्या बोल सकते हैं? मात्रक कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका की कोर बोल सकते हैं, किनारा बोल सकते हैं, या फिर भुजा बोल सकते हैं। तो एक तो यहाँ पे रहेगी कि एकक कोष्ठिका की भुजा, और एक यहाँ पे गोले की त्रिज्या। इन दो बातों को आप ध्यान में रखोगे। तो पहले मैं लिख रहा हूँ कि माना एकक कोष्ठिका की भुजा। मैं वापस से आपको एक बार समझा रहा हूँ, यानी ये जो किनारा है ये क्या है? ये इस एकक कोष्ठिका की भुजा है। चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, कोई सी भी आप भुजा ले लो, उसको हम क्या मानेंगे? माना एकक कोष्ठिका की भुजा बराबर ए। माना गोले की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर। दो चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पे, यानी दो चीज़ें, एक तो एकक कोष्ठिका की भुजा ए, गोले की त्रिज्या आर। अब देखो सरल घनीय जालक है, इसका मतलब सरल घनीय मात्रक कोष्ठिका है, और हमें पता है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, चूंकि सरल घनीय एकक कोष्ठिका में कुल अवयवी गोलों की संख्या, देखो हमने पिछले जो वीडियो हैं उनमें हमने घनीय जो एकक कोष्ठिकाएं हैं उनके लिए हमने अवयवी कणों की संख्या ज्ञात की थी। तो यहाँ पे सरल घनीय एकक कोष्ठिका है, तो बताओ इसमें अब कुल अवयवी गोलों की संख्या कितनी होगी? एक होगी, एक। अब देखो हमें पता है गोले का आयतन क्या होता है, मैं लिख दूं, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अतः कुल गोलों का आयतन, कुल गोलों का आयतन। अब देखो यहाँ पे कुल गोले कितने? एक है, इसका मतलब 1 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी ओवरऑल मान कितना रहेगा यहाँ पे? 4/3 पाई आर क्यूब। इसको मैं समीकरण 1 मान लूँ, यानी हमने कुल गोलों का आयतन ज्ञात कर लिया है और कुल गोलों की संख्या 1 है, और इसको समीकरण 1 दे दिया। अब देखो आगे चलते हैं। देखो एक चीज़ समझो आप, ये सरल घनीय एकक कोष्ठिका है, इसमें जो कोनों वाले, चाहे ये ले लो आप, चाहे ये ले लो, ये ले लो, यानी कोई से भी कोनों वाले दो अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। यानी मैं यहाँ पर इसको ऐसे दिखा सकता हूँ आपको समझाने के लिए। अब देखो आप, ध्यान से समझना आप, ये और ये दोनों गोले मैंने दिखाए हैं। अब देखो ये जो भुजा ना, ये भुजा, ये तो ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, सारी क्या है? हमने लिखा ना कि माना एकक कोष्ठिका की भुजा बराबर ए, तो ये भी ए हो गई पूरी, यानी ये भी क्या हो गई? ए हो गई। लेकिन ये जो है इसकी त्रिज्या, ये गोला है, इसकी त्रिज्या आर और इसकी त्रिज्या आर। देखो इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप यहाँ देखना, आप ऐसे गोले हैं, ये इनका केंद्र बिंदु है। अब देखो आप, एक आर तो ये और एक आर ए, यानी
ये पूरी दूरी तो कितनी है, ए, और इस गोले की त्रिज्या r और इस गोले की त्रिज्या r, यानी 2r हो गई। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a बराबर 2r, यानी हमारे पास a का मान आ गया। और a क्या है, एकक कोष्ठिका की भुजा। तो अब अपन क्या लिख सकते हैं, देखो अब अपन लिख सकते हैं अतः एकक कोष्ठिका, अतः एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होता है, अरे घन का आयतन क्या होता है, घनीय एकक कोष्ठिका तो है, हमारी हेडिंग क्या है, घनीय क्रिस्टल जालकों की संकुलन दक्षता। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी ए क्यूब, और ए का मान क्या आ गया 2r, इसका मतलब 2r क्यूब। इसको मैं समीकरण 2 दे दूं। अब देखो हमारे पास कुल गोलों का आयतन आ गया और एकक कोष्ठिका का कुल आयतन आ गया। इसका मतलब अब हम प्रतिशत संकुलन दक्षता ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे संकुलन दक्षता बराबर, सूत्र हमें पता है, अवयवी गोलों का कुल आयतन, कुल आयतन अपॉन क्या लिख दूं, सरल घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन और इंटू 100। तो देखो मैं अगर मान रखूं यहाँ पे, मैं मान यहाँ पे रखूं, देखो इसको मैं साफ कर रहा हूँ, और अब देखना आप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें मान रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, संकुलन दक्षता बराबर, देखो मान रखो अवयवी गोलों का कुल आयतन, समीकरण 1 से देखो कितना है 4/3 पाई r क्यूब, और अपॉन सरल घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन ये रहा 2r क्यूब। अब देखो इसको सरल कर लो आप, देखो 4/3 पाई का मान रखूँगा तो क्या आएगा 22/7, आगे क्या है r क्यूब, और नीचे क्या है, नीचे है, देखो इसको सरल करूँ मैं तो कितना आएगा ये 2r, यानी ये आ जाएगा, इसको सरल करेंगे तो 8r क्यूब आ जाएगा, ये 8r क्यूब। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंटू, आगे लिख रहा हूँ, आगे यहाँ इंटू 8r क्यूब। अब देखो यानी हमारे पास 4 × 22 × r क्यूब अपॉन 3 × 7 × 8r क्यूब। अब देखो r क्यूब से r क्यूब, और इसको काटूं तो 2 और इसको काटूं तो 11, यानी ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, देखो इसमें देखो 100 है ना, देखो यहाँ 100 लगाना आप इंटू 100 बराबर, तो यहाँ पर भी 100, तो यहाँ पर भी 100। अब देखो क्या बच गया, ऊपर तो 11, इधर 100 और नीचे 3 × 7, यानी अपन कह सकते हैं 1100/21, और इसका मान आएगा 52.4%, यानी 52.4% क्या आ गई हमारे पास संकुलन दक्षता सरल घनीय क्रिस्टल जालक के लिए। तो ये एकदम सिंपल सी कैलकुलेशन थी, आराम से आप इसको वीडियो को दोबारा देखो तो एक बार आप खुद करने का प्रयास करना। अब देखो
सेकंड ले रहा हूं मैं। सेकंड अपन लेंगे फलक केंद्रित। फलक केंद्रित। फलक केंद्रित जो घनीय जालक है उसके लिए हम प्रतिशत संकुलन दक्षता ज्ञात करेंगे और देखते हैं कि उसके लिए प्रतिशत संकुलन दक्षता का मान कितना प्राप्त होता है। ले रहा हूं मैं सेकंड 2 नंबर। मैं लिख दूं यहां पे फलक केंद्रित घनीय जालक के लिए संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता देखो, सबसे पहले मैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका दिखा रहा हूं। देखो 8 तो कोनों पे ये लो, और फलक केंद्रित एक एक फलक के बीच में तो ये लो। अब वही बात जो हमने सरल घनीय के लिए कही थी। क्या कही थी? माना एकक कोष्ठिका की भुजा क्या थी? ए गोले की त्रिज्या स्मॉल आर, गोले की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर। गोला है यहाँ पे, गोले की त्रिज्या। अब देखो बात करते हैं कुल अवयवी कणों की, तो मैं यहाँ पे लिखूं चूंकि फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में कुल अवयवी गोलों की संख्या, कुल अवयवी गोलों की संख्या बताओ कितनी थी? अरे 4 थी। कितनी थी? 4। क्यों? 8 तो कोनों पे, यानी 1/8 गुणा 8, तो एक तो वहाँ से, और 6 फलकों के केंद्र में यानी 1/2 गुणा 6, और 3 वहाँ से, तो 1 और 3 4। क्या कहूँगा? गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है? वही 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। अब क्या कहूँगा? अतः कुल गोलों का आयतन, कुल गोलों का आयतन कुल गोले कितने? 4, तो 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कितना आ गया? 16/3 पाई आर क्यूब। समीकरण 1 ये तो आ गया कुल अवयवी गोलों का आयतन। और अब बात करते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन। अब देखो इसको समझो आप, इसमें क्या खास बात है? ये है हमारी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। अब देखो आप, ये फलक है, इसके बीच में एक अवयवी कण है, ये रहा फलक, और एक ये रहा, और एक ये रहा। देखो इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ एक बार।
अब देखना आप, देखो समझना आप, एक तो मैं दिखा रहा हूँ ये गोला, एक दिखा रहा हूँ मैं ये गोला, और एक दिखा रहा हूँ मैं ये गोला। और इसको मैं नाम दे दूँ ए, और इसको मैं नाम दे दूँ बी, और इसको मैं नाम दे दूँ सी। अब देखो ये जो बना है त्रिभुज ABC, ये बना है समकोण त्रिभुज। तो मैं कह सकता हूँ त्रिभुज ABC से क्या कह सकता हूँ मैं, देखो AC का मान निकाल सकता हूँ आराम से। कैसे? क्योंकि हमें पता है ये जो भुजा है ये भी A है, और ये जो भुजा है ये भी A है, यानी ये एकक कोष्ठिका की भुजाएं हैं जिसको हमने A माना है। तो अब देखो यानी इस त्रिभुज ABC में जो एक समकोण त्रिभुज है AC इसका विकर्ण हो गया है। इसका मतलब मैं अब इजीली इस AC का मान यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे? मैं लिख दूँ यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखो AB का मान भी A है और BC का मान भी A है, यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, या फिर AC बराबर लिख सकता हूँ मैं 2A स्क्वायर की रूट। और इसको सरल करूँगा तो मेरे पास क्या मान आएगा, मेरे पास मान आएगा A√2। A√2 बोल दो या √2A बोल दो, एक ही बात है, A√2। ये देखो AC का मान आ गया, और इसको मैं समीकरण 2 दे दूँ। अब देखो ये जो 3 गोले हैं इनको मैं बाहर दिखा रहा हूँ, समझना आप इस चीज़ को। इसका केंद्र ये रहा, इसका केंद्र ये रहा, और इसका केंद्र ये रहा। इनके जो बीच की दूरी है भाई, इसको मैंने A कहा है और इसको मैंने C कहा है। तो देखो एक आर, इसकी ये भी त्रिज्या है और इधर भी त्रिज्या है, और इसकी त्रिज्या ये रही, यानी 1 2 3 4, यानी AC का मान कितना आएगा हमारे पास, मैं लिख सकता हूँ चूँकि AC बराबर 4R, और इसको मैं समीकरण 3 दे दूँ। और अब मैं क्या कह सकता हूँ, अब मैं कह सकता हूँ समीकरण 3 व 4 से, देखो क्या आएगा 3 व 4 से, मैं लिख दूँ यहाँ पे A√2 इक्वल 4R, और यहाँ से मैं A का मान निकाल सकता हूँ, क्या आएगा A इक्वल 4R अपॉन √2, और इसको मैं समीकरण 4 दे दूँ। तो अब देखो हमने कुल गोलों का आयतन समीकरण 1 में ज्ञात कर लिया 16/3 πr³, और समीकरण 4 में हमने A का मान ज्ञात कर लिया, यानी A बराबर 4R अपॉन √2। अब देखो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे अतः फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन, क्या लिखेंगे समझना आप, अतः फलक केंद्रित घनीय, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन। पता है हमें क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब, और भुजा का मान हमने ज्ञात कर लिया, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4/√2 क्यूब। तो ये कोष्ठिका का कुल आयतन आ गया। तो अब हम इजीली संकुलन दक्षता ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र हमें पता है ही, सूत्र हमें पता है ही। देखो क्या लिखेंगे, संकुलन दक्षता बराबर संकुलन
दक्षता बराबर क्या लिख दूं, अवयवी गोलों का कुल आयतन, अवयवी गोलों का कुल आयतन अपॉन फलक केंद्रित घनीय मात्रक कोष्ठिका का कुल आयतन और इंटू 100। देखो हमारे पास कुल अवयवी गोलों का आयतन कितना आया था, 16/3 पाई आर क्यूब, फिर अपॉन फलक केंद्रित घनीय मात्रक कोष्ठिका का कुल आयतन कितना है, ये रहा, कितना है 4r/√2 क्यूब। अब देखो इंटू 100, इसको मैं सरल करूं, देखो पहले मैं इसको सरल कर रहा हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 16/3 पाई आर क्यूब। इसको मैं सरल करूं तो कितना आएगा, देखो 4 की घात 3 है यानी 64 आ गया, 64। और नीचे देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं, इस √2 इंटू √2 देखो √2 इसका मान हो गया 2, यानी इसको मैं 2√2 लिखूंगा यहाँ पे इसको, और फिर r क्यूब, यानी क्या लिख दूँ मैं यहाँ पे 2√2 और r क्यूब इंटू 100। अब देखो पाई का मान रखो, कितना पाई का मान 22/7 इंटू r क्यूब, और देखो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा यानी इंटू 2√2। अब देखो नीचे क्या बचा 3 इंटू 22/7, अरे पाई का मान 22/7 तो होता है, तो 22/7 फिर इंटू 64 और इंटू r क्यूब और इंटू 100। अब कर लो सरल, देखो यहाँ पर तो आ गया 4, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल, ये लो, यानी क्या बचा हमारे पास, बचा ऊपर तो 11 इंटू √2 और नीचे इधर 100 बच गए, और नीचे 3 इंटू 7, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1100 इंटू √2 अपॉन 21, और इसको आप जब सरल करोगे, देखो √2 का मान होता है 1.414, तो आपके पास आएगा 74.06%, यानी 74.06% फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन दक्षता। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद आप स्वयं इसको हल करोगे। लेते हैं अपन तीसरा जालक। तीसरा हमारा रहेगा BCC, अपन कह सकते हैं अंतः केंद्रित घनीय जालक, या अपन कह सकते हैं काय केंद्रित घनीय जालक। देखते हैं उसके लिए संकुलन दक्षता का मान कितना प्राप्त होता है। तो मैं ले रहा हूं थर्ड, मैं ले सकता हूं काय केंद्रित, या इसको देखो अंतः केंद्रित भी बोलते हैं, अंतः केंद्रित घनीय जालक के लिए संकुलन दक्षता। देखो वही स्टेप फॉलो करेंगे अपन। पहले मैं बना रहा हूं यहां पे काय केंद्रित घनीय जालक। आपको पता है काय केंद्रित में
8 अवयवी गोले तो 8 कोनों पे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक होता है काय में। ये लो वही स्टेप क्या लिखूँगा, माना एकक कोष्टिका की भुजा। अरे ये भुजा ना, ये कोई सी भुजा है, हर भुजा ए होगी। तो माना एकक कोष्टिका की भुजा बराबर ए। गोले की त्रिज्या क्या मानी थी हमने, गोले की त्रिज्या स्मॉल आर। अब बात करते हैं कि इस बीसीसी में अवयवी गोले कितने थे। तो मैं यहाँ पे लिखूँ, चूंकि काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में कुल अवयवी गोलों की संख्या कितनी आई थी। देखो 8 तो 8 कोनों पे, यानी 1/8 × 8 यानी 1, और 1 काय के अंदर है, यानी काय वाले का योगदान केवल एकमात्र कोष्टिका में ही होता है। तो यहाँ पे आई थी संख्या 2। वही बात हम कहेंगे, गोले का आयतन बताया आपको 4/3 पाई आर क्यूब। अतः कुल गोलों का आयतन बताओ कितना आएगा, 2 × 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कितना जाएगा 8/3 पाई आर क्यूब। इसको समीकरण 1 मान लो। अब देखो इसको भी समझना आप। देखो ये हमारा काय केंद्रित एकक कोष्टिका है। देखो अब देखना आप, एक तो मैं ले रहा हूँ ये कण, एक ले रहा हूँ ये, और एक ले रहा हूँ ये। समझना आप इसको आप समझना। अब देखो मैं बना दूं यहाँ पे क्या, एक, देखो इसको मान लूँ मैं ए, और इसको मान लूँ मैं ए, ये लो, यानी ए बी, इसको मान लूँ सी। तो देखो ये जो त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ हमें। मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज ए बी सी से। इसका मतलब मैं इस अगर AC का मान ज्ञात करूँ, AC², तो क्या लिखूँगा मैं लिखूँगा BC² प्लस AB², यानी BC² प्लस AB²। अब देखो आप, देखो ये तो भुजा है ये, यानी इसका मान तो A है, और ये भी भुजा है इधर, इसका मान भी A है। यानी अब हमें इस BC का मान ज्ञात करना पड़ेगा, और BC का मान ज्ञात करने के लिए हमें अब एक ये त्रिभुज लेना पड़ेगा। कौन सा, इसको मैं दे दूं D, यानी त्रिभुज BCD। देखो यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, पहले मैं इस त्रिभुज BCD की बात कर रहा हूँ, इससे हम BC का मान ज्ञात करेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज BCD से, और देखो ये भी एक समकोण त्रिभुज है, यानी यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। देखो इस त्रिभुज BCD का ये क्या हो गया है, ये हो गया है विकर्ण, और इस विकर्ण का मान ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे अपन
कि BC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यानी क्या लिखूंगा मैं, देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे BC स्क्वायर बराबर BD या DB बोल दो, एक ही बात है, BD स्क्वायर और प्लस CD स्क्वायर, CD स्क्वायर। देखो ये भी गण की भुजा है, यानी इसका मान भी क्या है, A है। अब देखो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, BC स्क्वायर बराबर BD A है और CD भी क्या है, यानी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, BC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, और हमें ये मान ही चाहिए, यहाँ पर हमें BC का मान चाहिए। तो देखो हमने पहले BC का मान याद किया है, अब हम आराम से क्या लिखेंगे यहाँ पे, AC स्क्वायर बराबर, देखो BC का मान तो ये रहा और AB कहाँ है, AB, ये AB कितना है, A। तो अब देखो 2A स्क्वायर प्लस AB क्या है, A स्क्वायर, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ AC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर और A स्क्वायर कितने हो गए, 3A स्क्वायर। और अगर मैं AC का मान निकालूँ तो रूट आ जाएगा यहाँ पे, यानी 3A स्क्वायर, और इस रूट को मैं सरल करूँगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, A√3, ये लो A√3, और इसको मैं समीकरण, इसको 1 इसको 2 दिया। अब देखो आप यही समझो, आप इन 3 गोलों को मैं बाहर निकाल रहा हूँ यहाँ पे, 3 गोलों को समझना आप इस चीज़ को, 1 2 और 3। देखो इसका केंद्र ये रहा, इसका केंद्र ये रहा, थोड़े बड़े बना रहा हूँ मैं, समझना आप, 1 2 और 3। देखो इसका केंद्र ये रहा, इसका केंद्र ये रहा, इसका केंद्र ये रहा। देखो इसको हमने A माना, यानी ये तो A है और ये क्या है, C। अब अगर मैं A से C तक की दूरी निकालूं तो कितनी आएगी, देखो ये इसकी त्रिज्या हो गई R और इसकी ये त्रिज्या हो गई R, इधर ये भी क्या है, त्रिज्या R, और ये भी। इन वास्तव में अगर यहाँ से A से C तक की अगर मैं दूरी निकालूँ यहाँ पे तो 1 2 3 4, यानी वास्तव में हम कह सकते हैं, चूँकि AC बराबर कितना आ गया, 4R, और इसको मैं दूंगा समीकरण 3, और अब लिखूंगा मैं समीकरण 2 व 3 से, देखना क्या आएगा, समीकरण 2 व 3 से क्या लिख दूं, समीकरण 2 व 3 से। देखो क्या लिखूंगा मैं, समीकरण 2 में तो क्या है, AC बराबर A√3 और इसमें है AC बराबर 4R, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ A√3 इक्वल टू 4R, और यहाँ से मैं A का मान निकालूँ तो क्या आएगा, 4R अपॉन √3। इसको मैं समीकरण 4 दे दूँ, और अब मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, अतः काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका का आयतन, क्योंकि हमारे पास भुजा का मान आ गया तो हम आयतन निकाल सकते हैं, का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, और भुजा का मान कितना है, यानी A/4R अपॉन √3 और क्यूब। अब देखो इसको मैं समीकरण 5 दे दूं। अब देखो हमारे पास कुल गोलों का आयतन आ गया और एकक कोष्टिका का कुल आयतन आ गया, तो हम समीकरण 5 और समीकरण 1 से हम क्या याद कर सकते हैं, संकुलन दक्षता। और देखो वो मैं यहाँ याद कर रहा हूँ, सूत्र वही काम आएगा, संकुलन दक्षता बराबर अवयवी गोलों का कुल आयतन बट्टे एकक कोष्टिका का कुल आयतन। तो पहले मैं यहाँ पे सूत्र लिख दूं, संकुलन दक्षता बराबर क्या लिख दूं, अवयवी गोलों का कुल आयतन अपॉन क्या लिख दूं, काय केंद्रित घनीय
एकक कोष्टिका का कुल आयतन और इंटू 100। अब देखो मान रख दो, मान आपके सामने पड़े, पहले मैं मान रखूं अवयवी गोलों का कुल आयतन। देखो ये रहा, कितना है 8/3 पाई r क्यूब, और नीचे है कुल आयतन ये रहा 4r/√3 की क्यूब इंटू 100। अब देखो पहले मैं इसको सरल कर रहा हूँ, पहले मैं नीचे वाले को सरल कर रहा हूँ। देखो ऊपर वाले को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 8/3 पाई r क्यूब। देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखो वापस से समझना आप, ये ऐसे ही तो है √3 और √3, यानी √3 और √3 का मान हो गया √9 और √9 का मान क्या हो गया 3, और इसको मैं रख दूँ ऐसा कैसा ही, यानी मैं इसको कह सकता हूँ इससे, यानी √3 जो क्यूब लगी हुई है इसको मैं हल करूँगा तो क्या आएगा 3√3 और r की क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा 64। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा इसको 64/3√3 और आगे क्या है r क्यूब। अब कर लो सरल, आप इंटू 100 लगा लो। अब देखो अब सरल करूँगा तो क्या आएगा, देखो मैं यहाँ पे मान रखूँगा किसका, पाई का, तो 8 गुणा 22, फिर नीचे 7 भी तो है वो नीचे आएगा, आगे क्या है r की क्यूब, और ये आ जाएगा ऊपर, यानी देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, नीचे क्या आएगा यहाँ पे 8 गुणा 22/7 है, ठीक है ना, फिर क्या आएगा r क्यूब, और ये आ जाएगा ऊपर, यानी गुणा 3√3। अब देखो नीचे क्या बचा, 3 तो है ही, 22/7 इंटू 64, और आगे क्या है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ 8/3 पाई का मान 22/7 r क्यूब, ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ गया, और नीचे 64 और r क्यूब, ये लो r क्यूब। अब सरल कर लो आप, देखो r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, 8 इंटू 64, 3 से 3, 11 दूनी 22 और 4 दूनी 8। अब देखो अब नहीं कट रहा शायद मेरे हिसाब से, अब नहीं कट रहा। देखो अब देखो क्या बचा 11 गुणा 100 यानी 1100 और √3, और नीचे बच गया 7 और 4 यानी 28। अब देखो यहाँ पे आप मान रख लो किसका, √3 का मान होता है 1.732 और 28। जब इसको आप सरल करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 68%। यानी अपन कह सकते हैं कि BCC की जो संकुलन दक्षता आती है वो आती है 68%। तो ये हमने जो घनीय जालक हैं या अपन कह सकते हैं जो घनीय मात्रक कोष्टिकाएं हैं उनके लिए हमने संकुलन दक्षता का मान कैलकुलेट कर लिया। तो आज की जो हमारी ये क्लास है ये संकुलन दक्षता के ऊपर थी। एक बार फिर से ना आप इन तीनों के लिए आप खुद संकुलन दक्षता ज्ञात करने की कोशिश करना। लगातार आप वीडियो को देखना पूरा आराम से। और देखो एक निवेदन और करता हूँ मैं आपसे, अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब लगातार आपको वीडियो कंटिन्यू टॉपिक टू टॉपिक आपको मिलते जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा पार्ट नंबर 8 था आज संकुलन दक्षता के ऊपर। ओके, थैंक यू।